सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना के जो ख़तरात हैं वो फिर से मंडलाने लगे हैं। इस वबा से आप कह लें कि अब तक इंसानी ज़िंदगियां पूरे तरीके से महफूज नहीं हुई हैं। वैक्सीन की दरियाफ्त हुई है, उसने बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि इस वबा को शिकस्त देने की एक उम्मीद तो जगाई है, लेकिन खतरा अभी पूरे तरीके से टला नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो ख़ास तौर पर सिंध में भारतीय किस्म का जो वायरस है डेल्टा, वो अपने पंजे जमाए हुए है। सिंध हुकूमत इस हवाले से निमटने के लिए इकदाम भी उठा रही है। अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की मैं बात करूं तो वज़ीर आला सिंध के फराहम करदा जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 1459 नए केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस दौरान 15 अमवात भी सामने आई हैं और इस तरह सूबे में अब तक जो अमवात है उसकी कुल तादाद 6627 हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस वबा को संजीदा नहीं लिया गया अब भी, तो बहुत जल्दी ये वबा सिंध में तबाही भी मचा सकती है। अब कोरोना के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने जो तमाम तालीमी इदारे हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, वो खोलने से इनकार किया है। स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने के फैसले की वजह से जो निजी स्कूल की नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी जानिब से जो तलबा हैं, असातिज़ा हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है और वालिदैन की तरफ से भी बड़ा ये दबाव आया है, बढ़ाया जा रहा है दबाव कि जी तालीमी इदारे खोले जाएँ, क्योंकि तालीमी इदारे पहले भी बंद होने से तलबा का जो तालीमी नुकसान है बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये वजह है कि वालिदैन भी इस मामले को लेकर कह लें कि बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। कहने का मकसद ये कि जी सिंध हुकूमत कोरोना की वजह से सख्त इकदाम उठा रही है, क्योंकि सिंध सरकार के बकौल जान है तो जहान है। जान होगी तो तलबा पढ़ भी लेंगे और अगर जान ही नहीं होगी तो पढ़ेंगे कैसे। अब मजबूरी की वजह से सिंध हुकूमत सख्त फैसले लेने पर मजबूर है, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तालीमी इदारों को बंद करने वाली सिंध हुकूमत ने पीडीएम को कराची जलसे की इजाज़त कैसे दे दी। आप भी सोचेंगे ना कि तालीमी इदारे बंद कर दिए, कोरोना फैल रहा है, फिर पीडीएम को कराची जलसे की इजाज़त दे दी, यानी वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा। और दूसरा, पीडीएम की कराची में जलसा करने की मंतक भी समझ नहीं आती है। उस सूबे में, उस शहर में जलसा करने की भला तुक क्या बनती है जहाँ कोरोना की शरह खतरे की घंटी बजा रही है। और ये साबित क्या करना चाहते हैं इसके अलावा भी ज़रा सोचिएगा। अब पीडीएम जमातों के दिल में हुकूमत गिराने की जो ख्वाहिश है वो बार बार कह लें कि अंगड़ाइयाँ ले रही है। अब इसीलिए पीडीएम ने मौजूद जो दो बड़ी जमातें हैं यानी जेयूआई और मुस्लिम लीग नून, वो एक तवील वक्फे के बाद 29 अगस्त को कराची में फिर से पावर शो करने जा रही है। अच्छा, मुझे हंसी भी आ रही है, ये दोबारा सिर्फ पावर शो करने के लिए इन्होंने उस जगह का इंतखाब क्यों किया। और यकीन जानिए साथ ही दुख भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है कि ये अवाम के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाले लोग कि अवाम के लिए हम मरे जा रहे हैं, जमहूरियत, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और इस अवाम की जान की इनको फिक्र नहीं है। यानी कोरोना फैलता तो फैले, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं ये। लोगों के साथ कब तक खेलेंगे, अवाम के साथ कब तक खेलेंगे, अवाम का कंधा कब तक इस्तेमाल करेंगे अपने मुफादात के लिए। और मुफादात भी ऐसे कि इनके बढ़ते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जानते हुए कि सिंध में कोरोना जो है आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी है और ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। और हैरानी की बात कि इनको ये जलसा करने की इजाज़त भी दे दी गई। ज़्यादा दुख इस बात पे हो रहा है कि इनको इजाज़त भी मिल गई। अब जब इस जलसे में लोग इकट्ठे होंगे, समाजी फासला बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, कोरोना बढ़ेगा ना, ज़ाहिर बात है, कम तो नहीं होने लगा, बढ़ेगा। और पहले भी पीडीएम ने सियासी मैदान से जाया, लेकिन उसकी वजह से कोरोना के केसेस भी बढ़ते हुए नजर आए। जब हुकूमत ने उन्हें जल्द से मुलतवी करने की दरख्वास्त की तो आपको याद होगा कि इनके जो पीडीएम के बड़े हैं, इन्होंने उल्टा हुकूमत को आड़े हाथों लिया। क्या कहा जी कि जो वज़ीर आज़म कन्वेंशन सेंटर्स में खिताब करते हैं तो क्या उस वक्त कोरोना सो जाता है, और अगर पीडीएम जलसे करती है तो क्या उस वक्त कोरोना जाग जाता है। इस तरह की मंतकें पेश करते रहे। अच्छा, पीडीएम के जलसों से सिर्फ अवाम ही बीमार नहीं हुई है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज साहिबा खुद भी कोरोना का शिकार हुए हैं। और मरियम साहिबा तो 2 बार कोरोना का शिकार हो गई हैं और वो अब भी सियासी तौर पे करंतना होने के साथ साथ खुद भी करंतीन है। अब सवाल ये है कि जब रहबर खुद को कोरोना से महफूज नहीं रख सके तो अवाम की जानों को किस लिए ख़तरे में डालना चाहते। अब पीडीएम के इस मुर्दा घोड़े में एक बार फिर से जान डालने की तैयारियाँ की जा रही हैं। ये वही घोड़ा है जिस पर सवार पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई ने एक दूसरे को ही गिरा दिया था। हर कोई इस पीडीएम के सियासी घोड़े के लगाम को अपने काबू में करने की कोशिश में था, हर कोई इसी कोशिश में था ना। और पीडीएम में शामिल हर जमात की चाहती थी ये सियासी घोड़ा उसके इशारों पर चलना शुरू कर दे। किसी जमात का एजेंडा रियासत मुखालिफ बयानिए का था, कोई वोट को इज्जत देना चाहता था, कोई मुफाहमत के रास्ते पर चलने का ख्वाहिशमंद था,
यानी पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं, कहने को एक इत्तेहाद था, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा बयानियों का फसाद ही फसाद था, और यही वजह थी कि इत्तेहाद भी अपनी मौत आप मर गया। अब इस दौरान मौलाना साहब ने बड़े हाथ पाँव मारे कि वो किसी तरह से इस इत्तेहाद के जो हिस्से हैं ना वो होने से बचा लें, लेकिन मौलाना साहब इसमें कामयाब नहीं हो सके और फिर हुकूमत के बकौल ये गैर फितरी इत्तेहाद बिखर कर ही रह गया और मौलाना साहब इसके टुकड़े संभालते रह गए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जब जेल से रहा हुए तो कुछ सियासी पंडित ये उम्मीद जगाने लगे कि शायद उनके आने से पीडीएम फिर से मुत्तहिद हो जाएगी, क्योंकि जी शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी हम ख्याल हैं, और नून लीग के शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के बिलावल इदारों से मुहाजराई करने के बजाय आपको पता है कि उनको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और ये वजह थी कि जी शहबाज शरीफ साहब की तरफ जो तवज्जो मबजूल हो गई कि शायद वो पीपल्स पार्टी और एएनपी को फिर से इस इत्तेहाद में शामिल करने में शायद कामयाब हो जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पीडीएम किसी एक सियासी जमात की जागीर नहीं है, और उनके इस बयान के बाद और भी ज़्यादा यकीन हो गया था कि शायद शहबाज शरीफ साहब बिखरी हुई जो अपोजिशन है उसको इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर के जो ढोल होते हैं ना वो सुहाने होते हैं, यहाँ भी वही मामला हुआ, वही सिचुएशन। शहबाज शरीफ साहब की तो अपनी जमात में किसी ने नहीं सुनी, तो फिर ऐसे में अपोजिशन ने उनकी क्या सुननी थी? जो अपनों से बात नहीं मनवा सके वो औरों से अपनी बात बेचारे कैसे मनवा सकते थे? और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब को तो पीडीएम को इकट्ठा करने से ज़्यादा आपको पता है किस चीज़ का शौक था, किस चीज़ की फिक्र थी कि किसी तरह नून लीग की ड्राइविंग सीट में बैठ जाऊँ जल्दी से। अब ये सब कुछ देखकर मौलाना साहब ने एक बार फिर पीडीएम को मुतहर्रिक करने के लिए कह लें कि एक और चांस लेने का फैसला किया है, और अब 29 अगस्त को ये जो रोशनियों का शहर है वहाँ पे पीडीएम जलसा करके अपनी जो सियासी खामोशी है ना, समझ ले, वो तोड़ने वाली है। अब सवाल ये कि पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के गढ़ को जलसे के लिए क्यों चुना? क्या पैगाम देना चाहती है पीडीएम हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को? इस पर बिलावल का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। 29 अगस्त को कराची में जो पीडीएम सियासी मैदान सजाने जा रही है, अब ये एक सवाल है कि पीडीएम ने कराची से ही अपनी तहरीक का आगाज़ क्यों किया? और आज तक सहाफ़ी ने बिलावल से भी सवाल पूछा, वो क्या कि क्या पीडीएम का कराची में होने वाला जो जलसा है विफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है या फिर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ है? जिसके जवाब में बिलावल ने क्या कहा कि उनको खुशी हुई है कि पीडीएम इतनी देर बाद फिर से जलसा करने जा रही है, और जलसा करना पीडीएम का हक है। लेकिन बिलावल ने कह लें कि दबे अल्फाज में बाकायदा एक शिकवा की है, वो क्या कि जी हमने रास्ता दिखाया था तो इस हुकूमत को जमहूरी तरीके से गिराया जा सकता था, लेकिन अगर वो जमहूरी रास्ते पर नहीं चलना चाहते तो उनकी अपनी मर्जी। अब ज़रा बात पे गौर कीजिए, यानी बिलावल ये समझते हैं कि जलसे और एहतजाज से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात ये कि मुस्लिम लीग नून के सदर ने बिलावल को अब तक पीडीएम जलसे में शिरकत की दावत नहीं दी। सोचें ज़रा, और ये वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 29 अगस्त को कराची में होने वाले पीडीएम के हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी जलसे में शिरकत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी का क्या कहना इस हवाले से कि जी जब पीडीएम का हम हिस्सा ही नहीं तो फिर इस जलसे में शिरकत करने का सवाल कैसा? अगर हम पीडीएम की एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होते तो फिर माजी की तरह इस बार भी, इस मरतबा भी कराची के पीडीएम के जलसे में मेज़बानी करते। अब इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर मियां आमिर हसन का कहना था कि अगर पीडीएम की क़यादत ने कराची के जलसे में खुसूसी शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से रब्ता किया तो फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम की इस दावत पर गौर ज़रूर करेगी, वरना पीपल्स पार्टी का पीडीएम के जलसे में शिरकत का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। अब नाज़रीन, लग कैसा रहा है? बिल्कुल ऐसा है कि पीपल्स पार्टी अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जी अदम एतमाद की तहरीक ला कर ही इस हुकूमत का एक प्रॉपर तरीके से, यानी जमहूरी तरीके से खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर पीडीएम वाले अपनी ज़िद और अना छोड़ देते, बिलावल जरदारी की वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक प्लान पर मुत्तफ़िक हो जाते, तो अब तक अपोजिशन कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारियाँ कर रही होती। और पीपल्स पार्टी का ये भी ख्याल है कि जी इसकी जो लीडरशिप के पास अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से एक पूरा जो प्लान मौजूद था, मनसूबा मौजूद था, लेकिन पीडीएम में शामिल कुछ अनासिर ये नहीं चाहते थे, और ये वही लोग हैं जिनकी खुफिया तौर पर हुकूमत के साथ राब्ते हैं, और ऐसे लोग हुकूमत के लिए नरम गोशा रखने की, हुकूमत से सहूलियात भी हासिल कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक पर क्या कहती रही और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को इसका क्या जवाब दिया, ये ज़रा क्लिप देखिएगा। अच्छा, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में
असम्बलियों से इस्तीफे देने की बात पर दरार पड़ गई थी तो बिलावल जरदारी ने अदम एतमाद की तहरीक का पत्ता फेंका था। क्यों? क्योंकि बिलावल समझते थे कि इस्तीफ़ा देने का ऑप्शन सबसे आखिरी है। इसीलिए आपको याद होगा बिलावल इस्तीफ़ों को एटम बॉम्ब भी कहा करते थे। और पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में अक्सरियत नहीं थी। सो इस वजह से कह लें कि उसने मुस्लिम लीग नून को इस पर कायल करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पंजाब में अदम एतमाद की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इन्हें खदशा था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इन हाउस तब्दीली की सूरत में पंजाब का जो तख्त है वो काफ लीग के हवाले कर सकती है। एक तो उनको डाउट्स भी बड़े होते हैं, मुस्लिम लीग नून वालों को हमें शक हो जाते हैं। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ था कि पंजाब में नून लीग की जो अक्सरियत है ना, इसलिए किसी सूरत भी नून लीग अपनी हुकूमत बनाने का जो मैंडेट है वो किसी दूसरी जमात को तो नहीं देगी। फिर इसके बाद अब हाल ही में जो खबरें हैं वो क्या आई जी, गर्दिश करने लगी कि पीपल्स पार्टी लचक का मुजाहरा कर रही है और मुस्लिम लीग नून को पंजाब का तख्त देने के लिए तैयार है। यानी अगर पंजाब में बुज़दार सरकार को हटा दिया जाता तो फिर मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने की हकदार तस्वुर की जाएगी। और अब एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिल अमल तजवीज़ पेश करे तो वो हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करने के लिए तैयार हैं। और एहसन इकबाल साहब मज़ीद कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी चेयरमैन सैनेट के खिलाफ कामयाब तहरीक अदम एतमाद पेश करती है तो मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली में यही काम करेगी, जहाँ पीपल्स पार्टी की सिर्फ 6 नशिस्तें हैं। यानी मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को एक तो सैनेट में जो इन हाउस तब्दीली है उसकी बात करके बाकायदा ताना दिया है ना। क्यों दी है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को बाप पार्टी की मदद से सैनेट में अपोजिशन लीडर बनवाया था, और दूसरा पंजाब में पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें होने का बाकायदा ताना दिया, तंज दिया कि 6 नशिस्तें आपकी, तंज है बाकायदा ये। और नून लीग ने बताना चाहा एक्चुअली कि पीपल्स पार्टी के पल्ले कख नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना दाढ़े पल्ले कख नहीं है, वही वाली सिचुएशन है। और आपके पल्ले कुछ नहीं है, और अब चलिए पंजाब में आप चले हैं जी तब्दीली लाने, यानी ताना दे रहे हैं सीधा सीधा इन्हें। अब देखा जाए तो नून लीग ने अपने रवैये से यही कहना पड़ेगा मुझे कि कुछ नहीं सीखा, कख नहीं सीखा। और ये वही रवैया था जिसकी वजह से हम टूटी बाकायदा, फिर भी इन्हें अकल नहीं आई, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। और उस वक्त मरियम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी के जो अदम एतमाद की तहरीक है इस तजवीज़ पर और सैनेट में बाप पार्टी की मदद से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने पर पीपल्स पार्टी को क्या कहा था, आपको याद है? कठपुतली कहा था। मरियम का क्लिप होगा, ज़रा वो भी चला दीजिए। अच्छा, ये नून लीग की नायब सदर के बयानात थे, उन्हीं के बयानात थे ना, जिसने पीडीएम की जो इत्तेहादी गाड़ी है उसकी बाकायदा ब्रेकें फेल कर दी, और ये सियासी गाड़ी इत्तेहादियों के मफादात की दीवार से टकरा गई, लकीर खिंच चुकी है और वाज़े सब बंदी हो चुकी है। मरियम साहिबा ने ऐसे कलमात पीपल्स पार्टी के इस्तेमाल किए और बेसिकली ये तासुर देना चाहा कि पीपल्स पार्टी किसी की आलाकार बन गई है। और साथ ही साथ मरियम बीबी यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बनाने पर पीपल्स पार्टी को बड़ा वो ताना दे गई, क्या कि अगर पीपल्स पार्टी को सेनेट के ऑपोजिशन लीडर का ओहदा चाहिए था और ओहदा ही चाहिए था तो मुस्लिम लीग नून के कायद को कह दिया होता, वो उसी वक्त ये ओहदा उनको दे देते। और मरियम ने अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से पीपल्स पार्टी को बाकायदा निशाना बनाया और क्या कहती है कि तीर वाली जमात अदम एतमाद की तहरीक की बात करके गैर जमहूरी कुव्वतों को निज़ाम हाईजैक करने की दावत दे रही है। अब मेरा सवाल है कि अब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद की जो तहरीक है उसकी पेशकश को मशरूत तौर पर मानने को तैयार है, तो क्या अब ये समझा जाए, मतलब इन्हीं के बयानात को देखते हुए, माजी के बयानात को, फिर अब ये हम समझ लें कि नून लीग अब जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उनको निज़ाम को हाईजैक करने की दावत देना चाहती है। अब नून पार्टी की जो आपस की जो रस्साकशी है इसको देखकर शेख रशीद साहब कुछ कह रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में कि जी पीडीएम जो मर्जी कर ले, अब इस मुर्दा घोड़े में जान नहीं डाली जा सकती। शेख साहब का क्लिप चलाइए जी। शेख साहब ने अपने मखसूस अंदाज में जो बात की, मुस्लिम लीग नून में अब 2 बयानियों की जो जंग है ना वो चल रही है, और जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनके अपने अपने मफादात की जंग देखकर शेख साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हुकूमत को पीडीएम से कोई ख़तरा नहीं है। अब भी अगर पीडीएम ने अपना जो सियासी किबला है वो दुरुस्त नहीं किया, यानी जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतारने की जो गैर जमहूरी कोशिशें हैं उससे अगर अभी भी दामन नहीं छुड़वाया, तो जो चंद जमातें पीडीएम के साथ हैं वो भी ये कहकर अपना रास्ता ले लेंगी, रास्ता बदल लेंगी कि ऐसे थोड़ी होता है, और कह उठेंगी कि ऐसे नहीं चलेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आई है जहां तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान या किसी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान से कार्रवाई की इजाज़त नहीं होगी। अब देखते हैं कि तालिबान किस हद तक इस बात की पासदारी भी करेंगे कि TTP और रॉ अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। अच्छा, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा है कि जी पंजशेर का मसला बातचीत से हल होगा, जंग की नौबत नहीं आएगी। और तालिबान तर्जुमान ये कहते हैं कि जी हुकूमत बनाने के लिए मुशावरती अमल जारी है। हालिया दिनों में अफगानिस्तान में तशद्दुद और कत्ल का कोई वाक़या नहीं हुआ है और भारत को मसला है तो चाहेंगे कि मसला सिफारती तरीके पर हल किया जाए। उम्मीद है कि दीगर ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा, उन्होंने मुतालिबा भी किया है कि हम चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हमारी मदद करे, ऐसी मदद चाहते हैं जो गैर मशरूत हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी मरकज़ी बैंक के गवर्नर की तैनाती कर दी गई है, तालीमी इदारों ने काम शुरू कर दिया है और नई हुकूमत मगरबी जमहूरियत की तर्ज पर नहीं होगी। और उन्होंने तमाम अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन भी दिलाया है। मज़ीद उनका ये कहना था कि जी अमरीका अपनी पॉलिसी पर गामजन है और अमरीका लोगों को अफगानिस्तान से निकलने की तजवीज़ दे रहा है। ख़वातीन से मुतालिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ख़वातीन को आज़ादी देने पर यकीन रखते हैं। कुछ सिक्योरिटी की वजह से ख़वातीन को आने से रोका गया है और ख़वातीन के लिए पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं। तालिबान की नई हिकमत अमली और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब और साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहले तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जी पाकिस्तान या किसी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान से कार्रवाई की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान में अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप समझते हैं कि तालिबान हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो इतनी मजबूत होगी कि वो अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें? बहुत बहुत शुक्रिया। इसके दो रुख हैं, दो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो है वो प्रोस्क्राइब ग्रुप या वो तंजीमें जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लेके और उसके साथ साथ बहुत सारे एफिलिएटेड दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जिन्होंने जाके कुछ ने कुन्नड़ में, कुछ ने नूरिस्तान में, कुछ ने काबुल में, कुछ ने पुलचरखी में, इन जगहों पर पनाहें ले ली थी और वहाँ से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वॉर और टेरर, पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी अपनी कबायली एजेंसी में, तो वो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे। तो साफ जाहिर है ये जितने लोग यहाँ मौजूद थे, ये जो जहाँ मौजूद थे, उन सब का तालिबान को पता है। इसमें कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है। ये चेहरे, क्योंकि वो लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनसे मिल के काम कर रहे थे, तो उनको रोकना, जैसे अभी मौलवी फ़कीर अगर उसको रिहा किया गया है तो उसको रोकना वहाँ पे और वहाँ से कार्रवाइयाँ ना होने देना, ये बाहर तालिबान इस चीज़ का इंदिया देते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, इसमें चाइना भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। ETLM है जो आपको पता है कि चाइना में कार्रवाई कर, चाइना में कहते हैं कि वो वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाती थी। उसके साथ साथ IMU है जो उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, वो उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड थी। और ये दोनों तंजीमें जैसे पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, पाकिस्तान की जो सरजमीन है उसके ऊपर भी मौजूद थी। बल्कि एक तारिक कैंडी इनका एक बहुत बड़ा दहशतगर्द होता था, उसको पकड़ा गया था, फिर उसका DNA जो है वो कार्ड भी लेके चाइना को भेजा गया था कंफर्म करने के लिए। वो बेसिकली कनाडा में सेटल था, लेकिन रहता वो जो एफिलिएटेड वो इससे चाइनीज़ तंजीम से था। तो ये तमाम चीज़ें तालिबान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका रुख जो है वो रिलेट करता है उन दहशतगर्द एजेंसीज से, जिसमें रॉ शामिल है, जिसमें बज़ात खुद अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी NDS शामिल है, जिसमें मोसाद शामिल है और जिसमें CIA का भी काउंटर पार्ट शामिल है। और इनके तमाम का एक कॉमन ऑपरेशन सेंटर भी था जिसमें अपना मोसाद के लोग भी मौजूद होते थे, रॉ के भी होते थे और NDS के भी होते थे। इसके साथ साथ बगराम एयरबेस से जितने लोगों का इनखला हुआ है उसके अंदर बहुत सारे रॉ ऑपरेटर्स थे। इसका जो बगराम एयरबेस के अंदर मौजूद थे, वहाँ उन्होंने बेस बनाया था। फिर कुछ आपकी तकसरत के साथ उन्होंने कल्चरल सेंटर के नाम पे जो हुकूमत खाने बनाए हुए थे वो भी इसमें शामिल थे। तो वो तो वैसे ही चाहे वो अपना इंडियन का इनखला होगा तो उनके जो ये तमाम के तमाम सेफ हाउस हैं ये अप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इलाके जो है सिवाय पंजशेर को छोड़ दें या कोई डिस्ट्रिक्ट जो अपना वो तमाम के तमाम तालिबान के कब्जे में आ गई। तो वहाँ से किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान पीस के लिए बहुत काम किया। साथ चाइना के खिलाफ भी नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ भी नहीं चाहिए। तालिबान को अपनी इस बात पे स्टिक करना चाहिए। लेकिन मैं कल एक जलालुद्दीन हक्कानी का भी इंटरव्यू पढ़ रहा था और देख भी रहा था, जो बहुत प्रोमिनेंट फिगर है तालिबान के अंदर।
और आपको पता है उसके ऊपर हेड मनी भी थी, और अब वो गवर्नमेंट की जितनी पीस मेकिंग है और जितने उसमें, लेकिन उससे जब ये सवाल पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट ने किया तो उसने उसका बड़ा गोलमोल सा कुछ इस्लाम को रिलेट करके बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया, और कोई कैटेगोरिकली जो एक मुसलमान को सच बोलना चाहिए, और सच बोलना उसकी, जब आप इस्लाम की बात करते हैं, आप मुसलमान होने का दावा करते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं, तो आपको सच्ची अक्रॉस द टेबल बात करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि आप चीज़ों को रिंग रोल करें, इधर से कोई इस्लाम का एंगल ले आए, कोई इंसानियत का एंगल ले आए, कुछ और ले आए। तो उसने उसका बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया, बल्कि एक मैं कहूँगा एक बहुत ही कंफ्यूज सा जवाब दिया जो उनको सूट नहीं करता। अगर वो ये कहते हैं कि हमने इस्लामी मुल्कत बनानी है और शरिया ला लेके आना है, तो हर चीज़ में फिर सच बोलें और सच बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दी, ठीक है ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा जफ़र हिलाली साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मंशेर का मामला ज़रा वहाँ पर आ जाते हैं जफ़र साहब। उनके हवाले से जो तालिबान तर्जुमान है उन्होंने आज क्लियरली ये बोला है कि जी उनको 80% यकीन हो चुका है कि ये जो इलाका है यहाँ पे मामलात मुज़ाकरात से हल हो जाएंगे। आप समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि वो कहते हैं जंग नहीं होगी, आपको लगता है कि नहीं होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने आज कहा कि 80% उसको उम्मीद है कि मामला मुज़ाकरात से सेटल हो जाएगा। अब हमें यह सोचना चाहिए कि वो जो अहमद मसूद है, अहमद शाह मसूद का जो बेटा है, वो तो दो किस्म के स्टेटमेंट्स देता रहा है ना। वो कह रहा है हम भी चाहते हैं कि पीसफुली मैटर्स को सेटल होना चाहिए, मगर उनको इधर बग़ैर इजाज़त अंदर नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं समझ आई है उसका मतलब क्या है कि एक अफ़गानिस्तान में एक इलाक़ा है जिनको वो ये कह रहा है कि तालिबान को उनके इजाज़त के बग़ैर नहीं दखल हो सकते। ये अजीब सा कंडीशन है। बहरहाल वो मेरे ख़्याल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमरुल्लाह सालेह जो उधर पनाह लिया हुआ है इसके साथ, अहमद मसूद के साथ, और जिसने कहा था कोई 3-4 दिन पहले कि मैं एक छत के नीचे तालिबान के साथ तो 1 मिनट के लिए नहीं रह सकता हूँ, इस किस्म का आदमी जिसको उन्होंने फिर भी माफ़ कर दिया है, अगर इस किस्म का आदमी वो अपने बकौल अपने बातों पे कायम रहे तो जाहिर है उधर तो कुछ लड़ाई होगी, ख़ास तौर अमरुल्लाह सालेह के सपोर्टर्स के साथ। और उधर कोई एलिमेंट्स हैं पुरानी अफ़गान आर्मी का ANA एलिमेंट्स हैं और स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट्स हैं, तो उधर कुछ लड़ाई हो सकती है और हुई भी है बकौल हिंदुस्तानी। तो मेरे ख़्याल में इतना अब ऐसा इतना आसानी से ये नहीं सेटल होगा, मगर आई थिंक कि अगर वो जो स्पोक्समैन ने कहा है 80% इम्कान है तो चलें उसको मानते हैं। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी कि वो जो 80% उनको यकीन है कि जी मुज़ाकरात से हल हो जाएगा और जंग नहीं होगी, आपको भी लगता है कि ऐसा हो जाएगा? आपका भी कमेंट चाहूँगी इस पर। असल में अहमद मसूद ने, जैसे जफर साहब ने कहा ना, उसने 2 किस्म के सिग्नल दिए। पहले उसने बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी थी कि हम तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे, हम जंग नहीं चाहते। फिर अमर सालेह का एक बयान आया। अमर सालेह हालांकि ही डजंट बिलोंग टू पंजशेर, वो जलालाबाद में पैदा हुआ था, जलालाबाद में बढ़ा था। अब उसने पंजशेर में जाके अपने आप को एक न्यूसेंस वैल्यू बनाते हुए वहाँ पे बैठ गया। उसकी वजह से रेलेवेंस कोई नहीं है एज फार एज दी पंजशेर वैली गोज। पंजशेर वैली में ना उसका कोई इन्फ्लुएंस है, ना उसकी वहाँ से कोई रेलेवेंस बनती है। अगर बनती है तो अहमद मसूद की बनती है, क्योंकि वालिद साहब उसका जो थे वो आपको पता है वो रेजिस्टेंस में रहा तालिबान के खिलाफ, जो तालिबान की हुकूमत थी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज जो है, बहुत सारे ममालिक भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व हैं इस पीस डील के अंदर। तो चूँकि ये हमेशा मसूद एफिलिएटेड रहा है और इसकी इमदाद करते रहे हैं बहुत नाजुक वक्त में भी, बल्कि हर वक्त। इस साथ 2 MI6 के लोग हुआ करते थे जो मुजाहिदीन से जब जंग कर रहा था वहाँ पे कॉन्स्टेंटली मौजूद होते थे, और वो वीज़ा शीज़ा लेके भी नहीं आते थे। उनकी बड़ी कोवर्ट एंट्री होती थी, बड़ी डिस्क्रीट एंट्री होती थी, किसी थर्ड कंट्री से वो आया करते थे, और इनको बाकायदा टोटली MI6 जो है वो लुक आफ्टर करती थी। मुझे लगता है कि अब बरतानिया दरमियान में कोई रोल प्ले करेगा और कोई कॉन्टैक्ट्स होंगे, और क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें भी चाह रही हैं कि यहाँ पे जंग ना हो और कोई ऑर्डर एंड पीस आ जाए। तो जैसे अब आपने खुद भी कहा कि उन्होंने कहा 80% इम्कान है, तो हम यही यकीन करते हैं कि कुछ लोगों की मीडिएशन से, कुछ लोगों की इंटरफेरेंस से, कुछ की दरमियान में
सिचुएशन को ठीक करने के हिसाब से ये पॉसिबल होगा कि वहाँ पे अहमद मसूद के दरमियान और तालिबान के दरमियान तो मुज़ाकरात तय हो जाए, क्योंकि अहमद मसूद का बुनियादी पॉइंट जो मैं पढ़ रहा था वो ये था कि वो चाहता ये था कि जो इख्तियारात हैं उसकी डिसेंट्रलाइजेशन की जाए और सारा कुछ जो है वो तालिबान के कंट्रोल में ना, बल्कि उनकी लहरी पंशेर वैली जो बेसिकली ट्रेडिशनली अहमद शाह मसूद से रिलेटेड रही है, वहाँ पे उनकी भी चीज़ों को और उनके लोगों को भी अकोमोडेट किया जाए। तो तालिबान को भी कुछ ब्रॉड व्यू दिखाना चाहिए और इसका एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, अपनी चीज़ों पे स्टिक ऑन नहीं करना चाहिए। जब आपने पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है तो बहुत सारे लोगों को उसको शामिल करना है, उनको शामिल करना है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी शामिल करना है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ बेहतर तरीके से सामने आएगी। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़फ़र हिलाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद है। ज़फ़र साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक और बड़ा बयान जो रूस के वज़ीर ख़ारजा का आया है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए रूस तैयार है। अब क्या अफ़गानिस्तान में सालिसी का किरदार 3 ममालिक के हाथ में है, पाकिस्तान, चीन और रूस? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये 3 मुल्क हैं जो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं और जिसमें मैं समझता हूँ कि आप ईरान को भी इंक्लूड कर दें। और अगर ये 4 मुल्क मिल के सालिसी का रोल करें तो ये ज़बरदस्त बात होगा। फ्रैंकली मैं आई कैन थिंक ऑफ नो वन एल्स, और कोई नहीं है जो इनसे बेहतर ये कर सकता है। इनके मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स, इनके इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ और इनके वेट और हेफ्ट इंटरनेशनल ओपिनियन में और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे इतना है कि मेरे ख्याल में इनका इंटरफेरेंस अगर ये सब मिल के करें डिसाइसिव होगा। ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, आपका क्या कमेंट है इस पर? हाँ, बिल्कुल। चाइना को जब आप देखते हैं तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। उसने एमक माइंस का आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये जो जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जो आपके मोबाइल से इस्तेमाल होता है मेटल, और वहाँ पे जितने मिनरल्स पड़े हुए हैं वो भी $1 ट्रिलियन के मिनरल वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो चाइना ने भी कहा था हम वहाँ अपना रेल लाइन भी बिछाएंगे। इसी तरह रशिया की कनेक्टिविटी बनती है थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। जैसे पहले हमने जिक्र किया कि तालिबान ने कहा कि सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और कनेक्टिविटी भी है और रशिया जो है इलाके की ताकत भी है। और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है माजी में, और जिस तरह वो तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके ऊपर ज़्यादा आप क्या कहें। तो यही 3 ममालिक हैं। और जैसे ईरान साथ लगता है, ईरान के साथ तालिबान के ऑलरेडी मुज़ाकरात हो चुके हैं और इस लेवल तक के मुज़ाकरात हुए कि तालिबान का डेलीगेशन जब वहाँ गया था और वहाँ से वापस आया था तो हज़ारास आपने देखा, हज़ारास की इस दफ़ा कोई बात नहीं है। हालांकि पहली टेन्योर में हज़ारास के साथ बड़ा कत्लेआम हुआ था तालिबान के रूल के दौरान, लेकिन इस दफ़ा तालिबान ने ईरान से मुज़ाकरात के ईरान गए तो वहाँ पे उन्होंने ईरान को यकीन दिलाया कि हज़ारास के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और ये कोह बाबा माउंटेन जो है सेंट्रल अफगानिस्तान में, जितना जहाँ पे आपके हज़ारास रहते हैं, वहाँ उन्होंने एक शिया गवर्नर लगा दिया, मुजद्ददी गालिबन उनका नाम है, और उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया था बिफोर टेकिंग ओवर अफगानिस्तान। तो इसीलिए आपने देखा कि हज़ारास का इलाका बिल्कुल क्वाइट है और वहाँ पे वही गवर्नर काम कर रहा है और तालिबान की रिट को लेके आगे चल रहा है। तो इन 4 ममालिक से बेहतर कोई मुल्क हो नहीं सकता। इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल जो प्ले कर सकते हैं वो पाकिस्तान और चाइना है, जो ये इंश्योर कर सकता है कि तालिबान की डायरेक्शन भी ठीक रहे और वहाँ पे भी आए और पॉलिटिकली एक वहाँ पे सेटअप भी बने और वहाँ पे चीज़ें जो बेहतर तरीके से हैंडल हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा ज़फ़र साहब, आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अब खित्ते में अफ़गानिस्तान के हालात मुस्तहकम होने से पाकिस्तान को और चीन को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, और क्या भारत और अमेरिका ये जो अमन है इसको कायम होने देगा भी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल में इंडिया तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, मगर इंडिया इतना कर नहीं सकता है। अमेरिका बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, इसलिए कि उसके बहुत सारे लोग हैं जो हैं अफ़गानिस्तान में, जिनके साथ उन्होंने काम किया है तालिबान के ख़िलाफ़, और जिनके उनके पुराने लॉयल्टीज़ हैं, और जब पैसे वैसे अमेरिका के आते हैं तो फिर वो सब चीज़ रिवाइव कर सकते हैं।
दो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। जी, नंबर वन, तालिबान का अपना परफॉर्मेंस कैसा है। अब तक तो उन्होंने कहा है ना कि सबको माफ़, औरतों के राइट्स और ये और वो, अगर वो इम्प्लीमेंट करें तो फिर मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा इन लोगों को अपनी पूरा कोशिश पूरा करने। मगर अगर वो ना करें और फैक्शंस में डिवाइड हो गया अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर एथनिक हुए, तो फिर मेरे ख्याल में वही बात आ जाएगा जो एक ज़माने में था और जो हम सब जानते हैं। जी ठीक है जी। अच्छा जी, ज़फ़र साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा सवाल है। पहले सवाल पे ज़फ़र साहब ने अच्छी खासी मेरी खिंचाई कर दी कि ये कैसा सवाल है। बेसिकली ज़फ़र साहब जो मैं पूछना चाह रही थी, अब उसी सवाल को ज़रा मैं आगे लेके ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मैं पूछना यही चाह रही थी कि तालिबान ये चाहते हैं ब्रिगेड साहब कि अमेरिका मुकर्ररा वक्त पर अपने तमाम फ़ौजी अफगानिस्तान से निकाल ले, जिसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन भी दी है। अब अगर अमरीकी फ़ौजी चले भी गए, फिर भी अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए ये जो अमरीका है वो किसी ना किसी मुल्क को तो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको तो आदत है। तो कहीं फिर हम पर अमरीकी प्रेशर ना आ जाए, यानी एयर स्पेस दे दी जाए, अड्डे मांगे जाएं। वो तो मुझे तो ये लगता है कि पीटीआई की हुकूमत खास तौर पर इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म है, बड़े दबंग वज़ीर आज़म है, वो आराम से कह देंगे कि नो मोर, ऐसा नहीं हो सकता, वो इनकार भी कर देंगे। लेकिन अमरीका ये प्रेशर डाल सकता है, इसके कितने चांसेस हैं? अमेरिका ने कहा है कि जी हम निकल जाएंगे और बारहा कह रहे हैं। आज भी अभी पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी जी जिसमें वो कह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, डेट आ गई। बल्कि मालिक ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी आप, बरतानिया ने कहा है, जर्मनी ने गालबन कहा है कि डेट आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने डेट आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अगर वो डेट आगे बढ़ा भी देते तो हमारा उससे कोई, हमारे ऊपर कोई प्रेशर आने की वक्त तो नहीं है। अगर जो चीज़ें रहेंगी वो अफगानिस्तान के अंदर ही रहेगी, और अगर तालिबान उसको कंटेस्ट करेंगे तो वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ कंटेस्ट करेंगे। लेकिन हमें तो इस बात पे तो देखना है कि अमेरिका बारहा कह रहा है कि हम 31 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे, और अड्डे वड्डों का तो कोई अब नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन भी फिलहाल नहीं कर रहे। और किस तरह करेंगे? क्या वो शहरों पे बमबारी करेंगे? ये तालिबान और पब्लिक मिक्सअप हो रहे हैं। वो उसमें फोर्स में भी है, मज़ार शरीफ में भी है, काबुल में भी है, कंधार में भी है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग हो रही है। आज उन्होंने सेंट्रल बैंक का गवर्नर अपॉइंट कर दिया है। तो ये चीज़ें चल रही है, तो अब किस पे बमबारी करेंगे? अगर तो शहरों पे बमबारी करेंगे तो ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह कोई एटम बम फेंके तबाह करना हो और बात है, लेकिन और तो कोई लॉजिक नहीं बनता बमबारी करने का। तो वो मुझे लगता है कि अपने प्लान से स्टिक करेंगे जैसे बारहा कहीं जा रहे हैं, और अगर वो आगे जाएंगे तो तालिबान भी कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे बेफिक्र। अभी तक तो कहते रहे हैं कि जी जाना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं जाएंगे तो वो भी कुछ उनको डिब्रीफ दे देंगे। ये चीज़ें इसी तरह गिव एंड टेक में चलेंगी कुछ अरसे तक, जब तक तालिबान की अपनी हुकूमत में नहीं आ जाती और बाकायदा सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये गिव एंड टेक होती रहेगी आने वाले दिनों में। ठीक है जी। ज़फ़र हिलारी साहब, अमेरिका तो चलें किसी हद तक कह सकते हैं अपनी हार को तस्लीम कर चुका है, मान चुका है कि उन्होंने वक्त भी ज़ाया किया बहुत ज़्यादा, लेकिन भारत आपको पता है ढीठ है। भारत तो अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं होता। अब डीटीबी को भारत की जानिब से तो फंडिंग एनडीएस के ज़रिए की जा रही थी, जो कि मुमकिन नहीं होगा। क्या भारत इस हार को तस्लीम कर लेगा आपके मुताबिक, या फिर अब भी एक ज़रिया ढूंढने की कोशिश करेगा? एक ज़रिया मुमकिन है? ये सबको पता है कि सबसे बड़ा हार जो हुआ है अमेरिका के बाद वो तो है भारत का। $4 बिलियन उन्होंने उधर लगाया है, वो गया। और हर किस्म के वो 4 कॉन्सुलेट्स, 6 कॉन्सुलेट जो भी हैं इस्तेमाल कर रहे थे। एक घोंसला था वो इनके स्पाइस का, जासूसों का, पता नहीं। और देखिए इनको तो बिल्कुल फुल कंट्रोल था अफगानिस्तान पे। जो ऑपरेशन अगर लॉन्च करना चाहते थे वो अब बॉर्डर के हद तक जा सकते थे, और अपने लोगों को वो जो बलूचिस्तान BLA और TTP को कह सकते इधर से जाओ उधर से जाओ, ये करो वो करो, माने दे हैड द रन ऑफ अफगानिस्तान। इससे बेहतर उनको क्या मिल सकता था? और मैंने सुना ये है बकौल लोगों के कि जो पकड़ा गया है कागजात NDS के दफ्तर में, वो बताता है कि भारत का नेटवर्क इतना बड़ा था, अब वो एक्सपोज हो गया है। और जब वो इंशाल्लाह निकलेगा तो मेरे ख्याल में इस किस्म की हरकतें एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ करता है तो वो फाटेफ क्या, हम तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक इमरजेंसी सेशन कॉल करना चाहिए और कहना चाहिए कि इस किस्म के अगर हरकत हो तो ये जंग का इम्कान है।
माने इट मेक्स सर्टन कि जंग होगा ऐसे लोगों के खिलाफ। तो मैं ये मेरे ख्याल में भारत का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, पैसे देंगे, वो सोचेंगे कि फिर हम खरीद लेंगे। हमारे उनके भी अभी तक तो लोग हैं, ये दर्री के जो तो जफर साहब, नुकसान से या हार से इंसान सीखता है, इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। क्या भारत सीखेगा इस नुकसान से, इस हार से? नहीं, भारत का तो सीख नहीं सकता है ना जी। जब आप पैदा हुए हैं इसीलिए कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, और आपका मकसद ही यही है, आपका फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, एवरी काइंड ऑफ पॉलिसी का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, तो एक शिकस्त से तो वो ख़त्म नहीं होता है ना। या वो रहेंगे या हम रहेंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल, भारत बहुत ढीठ मुल्क है। वो ढीठ मुल्क है, जब मैं कहता हूँ तो मैं उनकी लीडरशिप की तरफ इशारा करता हूँ। कॉमन आदमी तो वहाँ भी पाकिस्तान की तरह है, लेकिन ये जो इंडोक्ट्रिनेटेड, ये जो दहशतगर्द किस्म के बीजेपी के, आरएसएस के जो गमाश्ते हैं, जो गुंडे हैं, जो नुमाइंदे हैं, जैसे वो अपना एनडीएस के जो अजीत कुमार डेविल टाइप आदमी जो हैं, वो तो बाज नहीं आएंगे। वो जैसे अमेरिका को अपनी शिकस्त पे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही, बल्कि वो कही जा रहा है कि हमने अहदाफ अचीव कर लिए, तो इसी तरह भारत भी है, उसको भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो ढीठ मुल्क है, बेशरम लीडरशिप है वहाँ पर, तो वो कुछ और तरीका कार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। अब वो तालिबान को लूप में लेने की कोशिश करेंगे। और एक स्टेटमेंट आई थी तालिबान की लीडरशिप की तरफ से, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, कि जो इनकम्प्लीट माहिदे हैं वो भारत पूरे करे। तो इसमें एक ओपन वो तो है, तो अब वो नया तरीका कार इख्तियार करेगा। पाकिस्तान को कॉशियस होना है, पाकिस्तान को अपनी सरहदों के ऊपर बहुत सर्वेलेंस सिस्टम बड़ा अपग्रेड करना है, और मूवमेंट जो हो रही है अफगानिस्तान के अंदर से जो लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे रॉ के ऑपरेटर को वो बगराम से निकले और वो फिर उनको इंडिया का तैयारा लेके गया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ था वहाँ पे, जिसमें मुसैद भी शामिल थी, सिर्फ भारत नहीं था, सिर्फ रॉ नहीं थे, एनडीएस और मुसैद भी शामिल थी। और बाकायदा वहाँ पे उन्होंने एक इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर बनाया हुआ था, रफीकाबाद एक जगह हबीबाबाद के इलाके में, जहाँ पे तालिबान ने हमला भी किया था बहुत अर्सा पहले और 6 यहूदी मारे थे। उस खबर को फिर इंटरनेशनल प्रेस ने दबा दिया। तो वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। तो अब तालिबान की जिम्मेदारी के इनको दे शुड किक देम आउट, और जैसे यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में एक पूरा केस बना के दोबारा जाना चाहिए कि जी अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो ये तो दोनों मुल्कों को जंग की तरफ लेके जाती है ना। पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव स्टांस इस चीज़ के ऊपर लेना चाहिए, और दुनिया को बारहा बताइए नहीं कि हम चुप करके बैठ जाए। जैसे मादी में हम नाम भी नहीं लेते थे, बल्कि इवन परवेज मुशर्रफ की भी हुकूमत थी तो हम कह दिया करते थे एक पड़ोसी एक हमसाया मुल्क ने ये काम किया। भाई दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो उसको लिवरेज दोगे खेलने का, जब उसको लेवरेज दोगे काम करने का तो वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाता रहेगा। और पाकिस्तान में यही होता रहा, क्योंकि आपने दुश्मन को दुश्मन नहीं कहा, उसको पहचाना नहीं, आप उसको साड़ी हम लेते रहे, उससे उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठा के उससे गले मिलते रहे, उसको अपना आम देते रहे, भाई बनाते रहे, कहते रहे कि ये अजीत कुमार डेवल तो हमारा फैमिली फ्रेंड है और ये जंदाल जो है ये तो हमारा फ्रेंड है। तो जब इस किस्म की लीडरशिप होगी तो उससे आपके मफादात को नुकसान पहुंचेगा ना। वही नुकसान मादी में पहुंचता रहा जिसकी आज तक हम सजा। ठीक है, जफर इलाही साहब, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।